मैं गुना से वरुण सूद जूनियर अभिभाषक को जूनियर वकीलों को प्रैक्टिकल रूप से वकालत कैसे की जाती है उसके समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ बच्चे तो रेगुलर आते हैं जिनको वकालत सीखने की कुछ इच्छा होती होगी, परंतु बहुत से ऐसे नवयुवकों को अभी सुनने का शौक नहीं है। एक प्रॉब्लम जो सब लोगों को रहती है, मैं इसके माध्यम से, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहती, लैंग्वेज नहीं आना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि रशियन भी इंग्लिश नहीं आती, चाइनीज को भी इंग्लिश नहीं आती, इंडियंस को इंग्लिश आती है तो इंडियन इंग्लिश अलग हो गई है, यूके इंग्लिश अलग हो गई है, अमेरिकन इंग्लिश अलग हो गई है। अमेरिकन इंग्लिश और यूके इंग्लिश में तो वर्ड्स की भी थोड़ी सी अलग है, स्पेनिश अलग है। तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, क्योंकि हम लोग इसमें प्रॉब्लम क्रिएट रहती है हमारे यहाँ कि मोस्टली बुक्स हमारे यहाँ इंग्लिश में आती हैं और हम लोग भी सामान्य भाषा में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो एक ऐप है बहुत अच्छा, ये पीछा नहीं छोड़ता है, उसकी स्पेलिंग में बता रहा हूँ, ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो है ना, ड्यूलिंगो। प्रोनाउंसिएशन मेरा, मैं भी रॉन्ग हूँ, सर्च करना पड़ेगा ये अरे प्रोनाउंसिएशन के लिए। ड्यूलिंगो। हाँ, तो अमोलिका ने मेरी सहायता करी, मुझे भी इंग्लिश कम आती है। स्पेलिंग है डी फॉर दिल्ली, यू फॉर अम्ब्रेला, ओ फॉर ऑरेंज, एल फॉर लाइन, आई फॉर इंक, एन फॉर नागपुर, जी फॉर गोवा, ओ फॉर ओल्ड। ये कैसे बताए जाते हैं, क्योंकि शब्द समझ में नहीं आते। किसी को जब भी अपन फोन पे बात करते हैं और उसको नंबर बताते हैं, इंग्लिश की स्पेलिंग बताते हैं, तो स्पेलिंग कई बार गलत लिख लेता है, क्योंकि हर आदमी अपने तरीके से स्पेलिंग लिखता है। तो डी फॉर दिल्ली तो उसको समझ में आ जाएगा, यू फॉर अम्ब्रेला यदि नहीं समझ में आए तो अपन को कहना है सॉरी, सॉरी कहते वो समझ जाएगा कि इसको समझ में नहीं आता। ओके, तो यू फॉर अम्ब्रेला की जगह कुछ और बता देगा, यू फॉर उत्तर प्रदेश, ओ फॉर ओल्ड, एल फॉर लाइन, आई फॉर इंक, एन फॉर नागपुर। शहरों के नाम और वस्तुओं के नाम बताए तो आसान रहती है। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास सबके लिए है, कुछ इंटेलिजेंट लोगों के लिए भी है जो थोड़ा और सीखना चाहते हैं, और कुछ लोग नए हैं तो नए लोगों को बिल्कुल ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं आता। आप खुल के पूछिए, आप सीख रहे हो, आप तो उन लोगों से तो बहुत अच्छे हैं जो पेड़ों के पत्ते गिन रहे हैं बाहर और गिन भी नहीं पा रहे, पिछले 20 साल से गिन रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, रचना, तेरा नाम क्या है? शाइन। पहले आई थी, पहली बार आई। शाइन जो चुप रहती है, एक बार मिली थी तू कहीं में, शाइन। तो आदमी को दो तरीके होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने दिल में बात रखते हैं, कहते नहीं है, एक्सट्रोवर्ट जो ज्यादा बात करते हैं। वकील को इंट्रोवर्ट कोर्ट में रहना चाहिए और एक्सट्रोवर्ट क्लाइंट जब आए तब रहना चाहिए शुरू, और उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि भैया हम तेरे केस लड़ने में इच्छुक है, क्योंकि कई क्लाइंट कई तरीके के आते हैं। तो प्रारंभिक रूप से यदि कोई आपको केस देता है तो आप वो विश्वास दे रहा है आपको, तो वो केस ले लेना चाहिए। केस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उससे आपको प्रेजेंट होने का मौका मिल रहा है। जैसे मैं ग्वालियर में कई वकील साहबों को यदि काम भेजता हूँ तो मैं थोड़े से अच्छे, और मेरी नज़र में यदि थोड़ा सा उनसे इंटेलेक्चुअल टॉक कर लेते हैं तो समझ में आता है कि ये ठीक समझ रहे हैं, तो उनके पास काम भेजने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, उनको भी स्टैंड हो जाते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन
आज आपको क्या डीएनए पे बताऊं? सीखोगे? डीएनए पे सीखना है। डीएनए पे आज अपन कोर्स लेते हैं। बीच बीच में पूछता भी रहूंगा। डीएनए जो रहता है हाँ, डीएनए जो रहता है वो डीएनए फिंगरप्रिंट्स का भी होता है, प्रोफाइलिंग का भी होता है, और इसको एक ऐसा एसटीआर जो वर्ड यूज किया जाता है इसमें, शॉर्ट टैंडम रिपीट, शॉर्ट टैंडम रिपीट प्रोफाइल होती है। ये आप लोगों को समझने के लिए है। आप लिख लो और आप भी लिख लो प्रिया, और जो समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लो। क्या सेकंड रिपीट करने का बोल दिया करो। डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और एसटीआर शॉर्ट टैंडम रिपोर्ट। ठीक है, इसको साबित करने के लिए क्या किया जाता है? साबित करने के लिए इसका टेस्ट कैसे होना है, स्थापित करने के लिए, सॉरी, मैथोलॉजी, टेस्ट मैथोलॉजी। मैथोलॉजी एक वर्ड है जिसको उपयोग किया गया है इसमें, उसको धीरे धीरे कराते रहेंगे। टेस्ट मैथोलॉजी, ओके। मैंने क्या शब्द बोला? टेस्ट, टेस्ट, ओके। तकनीक, स्टेप, सेंसिटिव स्टैटिकल वैल्यू, स्टेप्स, एसटीआर का एक और मतलब भी है स्टेप स्टैटिस्टिक वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होता है? स्टेप स्टैटिस्टिक वैल्यू, स्टैटिस्टिकल वैल्यू, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है? स्टैटिस्टिकल वैल्यू, स्टैटिस्टिक वैल्यू, ठीक है। मैच प्रोबेबिलिटी इससे स्पष्ट होती है। मैचेस, ये कॉलम बने रहते हैं 4, मैं बताऊंगा अभी। टेक्निकल मैथोलॉजी फॉरेंसिक डीएनए टेस्ट की विधि, जो मैथोलॉजी के 3 मुख्य स्टेप होते हैं, कैसे निकलता है, ये मैं शुरुआत बता रहा हूँ आपको जिससे बेसिक समझ में आ जाए, फिर उसको मैं सरलीकरण में भी बताऊंगा। डीएनए टेक्निकल स्टेप, जैसे डीएनए निकालना, टेक्निकल स्टेप्स जो उसके रहते हैं, प्रक्रिया, उसमें डीएनए निकालना, पीसीआर से बढ़ना, पीसीआर, एसटीआर लॉजिक का विश्लेषण करना, दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल वैल्यू, जिसको मैंने कहा था एसटीआर कहा जाता है। एसटीआर प्रोफाइल एक व्यक्ति की डीएनए की अनोखी पहचान होती है, अनोखी पहचान होती है, स्पेशल। हर आदमी का डीएनए अलग होता है ना, मेल करता है फिर उसके हिसाब से।
ये एलिट संख्या बताती है, और जो एलिट संख्या जो रहती है उसमें वो मिनिमम 13 रहती है। मिनिमम 13 कैसे रहती है, अब मैं बताता हूँ। जैसे रेप केस के बारे में, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे शब्द भी बोलूंगा जिसमें आप किसी को आपत्ति ना होनी चाहिए, क्योंकि आप सब वकील हैं। जैसे पैंटी पहनी हुई है, प्यूबिक हेयर है, वेजाइनल स्वाब है, सैंपल है, और उसकी मैच किस किस से हुआ ये देखना है। प्यूबिक हेयर है तो ब्लड लिया, लड़के का, आदमी का ब्लड लिया, तो ब्लड लेने के लिए कौन जाता, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ब्लड लेने जैसे गिरफ्तार किया मुलजिम को पास्को में या 376 के केस में गिरफ्तार किया, तुम सुनने आए हो क्या? सुन ही रहे हो, लिख नहीं रहे, तो इसको ऊपर रखो ना, लिखने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। तो कुछ चीज सीख भी लो, छुप के ही क्यों लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अरे यार तू यार ऐसे लिख ले, दादागिरी से पक्का हाथ मिला ले और गला मिल ले, कैसी बातें करता है? तेरे को सीखने आया है कि तुम मेरे से रोने गाने आया है? ये मैं डरावना चेहरा हूँ, तो गले मिल ले यार। अब ऊपर गए ऐसे चोरी कर रहे हैं अपन, हद हो गई यार, गड़बड़। जी मैं इसको नहीं 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 नहीं, नहीं देवी जी, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अपन पाप है ना सबके घरे, तो अपन पोछा लगाते हैं। परेशान नहीं हो रहा, सीखने का तरीका बता रहा हूँ। लो प्रोफाइल होना चाहिए, लो प्रोफाइल। हाँ आई समझे, घर में तो अपन खुद ही करते हैं ना साफ। हाँ तो कोई बात नहीं, मांग लेती उससे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी अपनी वीडियो बनती है ना, उसमें अपनी गुडविल बन जाती है इससे मेरी, कि ये कितने नॉर्मल, वो समझ रहे हैं कि मैं जान के कर रहा हूँ। नॉर्मल आदमी मैं हूं नहीं, नॉर्मल आदमी मैं तो जान के दिखावे के लिए कर रहा हूँ। चलो ये सब चीजें तो, जैसे एक मुलजिम को पहले तो एक लड़की को गिरफ्तार किया, दस्तयाब किया। दस्तयाब एक शब्द होता है पुराना, रिकवरी, लड़की कहीं से मिल जाती है, फरियादी, उससे पहले एक मर्ग रिपोर्ट कायम होती है, गुमशुदा। गुमशुदा मर्ग कहते हैं उससे, गुमशुदा मर्ग, जो घर वाले याद कर देते कहीं चले गई है, और उसमें कभी हमेशा शक है कि फलाना ले गया होगा, है ना, यही होता है ना। फिर उसके बाद लड़की को दस्तयाब किया जाता है, ढूंढा जाता है। दस्तयाब, गुमशुदा मतलब खो गई है, कहीं चले गई है। मर्ग गुमशुदा मर्ग, मर्ग FI है, सूचना। मर्ग का मतलब सूचना होती है। अरे मुकेश, मुकेश आजा सुन ले, तो हो गया ना। तो आपने मर्ग कायम हुआ, मर्ग कायम होने के बाद, मर्ग कायम होने के बाद पीछे बैठ जाओ। मर्ग, गुमशुदा मर्ग कायम होने के बाद अपन गए, दस्तयाबी करी पुलिस ने। तो दस्तयाबी करने के बाद सबसे पहले उस लड़की का बयान महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी रहेगी, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, जिसमें महिला, उस रिकॉर्डिंग को दिखाया नहीं जाएगा, और उस रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव वगैरह में लेके चालान के साथ पेश करते हैं। एक तो ये बात होगी। अब रिकॉर्डिंग में जो माइनस पॉइंट होता है, ये कह तो दिया उन्होंने, रिकॉर्डिंग कर ली। अब रिकॉर्डिंग में अपन को क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या समझना पड़ेगा, 161 के बयान तो स्वयं देगी, उससे थोड़ी पूछेंगे क्या हुआ, किसके साथ गई थी, हिंट थोड़ी दोगे उससे। तो वैसे ही 161 का प्रिजम्पशन ये है कि उसने बयान दिया और हमने लिख लिया, बस इतना सा। कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लीगल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, जबकि मेरा व्यक्तिगत लॉजिकल मत है कि उसकी स्वयं की भाषा में लिखे तो ज्यादा अच्छे तरीके से बयान दे सकती है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज को गांव का आदमी तो समझता नहीं है, शहर का भी नहीं समझता, क्योंकि उसके अवेयर ही नहीं है। एनीवे, स्वाभाविक है। तो आजकल महिला कांस्टेबल लेगी उसका बयान, महिला कांस्टेबल लेने के बाद उसके माँ बाप को सुपुर्द कर देगी,
उससे पहले मेडिकल होगा। मेडिकल में एमएलसी में उसको हिस्ट्री बतानी चाहिए, ऐसा लिखा गया है। फिर उसके सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो जैसे पेंटी हुए, इस बात का श्योर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वो ने पहन रखी थी। सेकंड, प्यूबिक हेयर काटना है, माँ की सहमति ली जाती है या बड़ी बहन की सहमति ली जाती है या किसी वरिष्ठ घर में उसकी सहमति जो साथ में गया हो, और उसके आधार पर उसको रिजर्व करके दे दिया जाता पुलिस कांस्टेबल को। परंतु जो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो डॉक्टर है, जो महिला चिकित्सक है, उसने जिस कैंची से प्यूबिक हेयर ली है उसको सील्ड किया करते वक्त उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए अब नए कानून में, ठीक है। जो वेजाइनल स्वाब लिया है उसको भी, उसकी भी जब्ती होके सील्ड होना चाहिए, चपड़ी सील से होना चाहिए। डॉक्टर को अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें लिखना चाहिए, और यदि नहीं लिखी हो तो इस पर अपन को क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना है। उसके बाद ये सब चीजें सील्ड होके अनुसंधान अधिकारी को ही देनी चाहिए। हेड कांस्टेबल जो लेके जाते हैं या कांस्टेबल ले जाते हैं मेडिकल कराने के लिए, वो सुरक्षित पहुंचना चाहिए। कहां पर? एससीएम तक, हेड कांस्टेबल मुहर्रर थाने के, ठीक है। हेड कांस्टेबल मुहर्रर तक पहुंचने के बाद उसको मालखाने में इंदराज करना चाहिए कि सुरक्षित रखा है, उसको मालखाने में इंदराज करना चाहिए कि सुरक्षित रखा है। और ये पहला वीडियो शायद ऐसा होगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। और उसके बाद सुरक्षित रखने के बाद उसको सील पैक भी किया होगा तो वो भी सुरक्षित होगा। और जब डॉक्टर ये सब करेगा तो उसे ग्लव्स फ्रेश पहनने चाहिए, इसकी भी जब्ती होनी चाहिए। वो ग्लव्स की जांच करने के बाद उसकी भी जब्ती बना के देना चाहिए, ये मैंने पहने थे। और सील जो पैक करेगा उस पर अपराध क्रमांक, थाने का नंबर और किन गवाहों के सामने जब्त किया वो भी होना चाहिए। ये जब्ती की प्रक्रिया बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल होना संभव नहीं है, पर मुझे जानकारी मिली है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपनी वीडियो देख रहे हैं, मुझे जानकारी मिली। तो थोड़ा सा मुझे एक बात कहनी है इसको ब्रेक करके, क्योंकि इतनी बात अपने दिमाग में बैठाओ, अभी जो पढ़ा है मैंने उसको बैठाओ। मैं तो बोलता रहूंगा, क्योंकि जब आप लिखते रहोगे जैसी नई बातें आ गई तो पुरानी बातें वाइट वॉश होती हैं। जैसे अपन क्वेश्चन नया पूछते हैं तो पहले अपन ने क्वेश्चन क्या पूछा तो अपन को ध्यान नहीं रहता, उस रूप में, उस भाव से, उस तरीके से, उस प्रेशर से आप दोबारा वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, कभी जीवन में नहीं पूछ सकते। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप यदि दूसरी बार पूछेंगे उसका लगभग तरीका वो होगा पर उसका भाव अलग आ जाएगा और उसको समझने वाले के दिमाग में अलग तरीके से जाएगा। इस चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करें कि हमने ये सोच के गए कि सीनियर से 10 क्वेश्चन लिखा लिए, भाई यही क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो अपने माइंड को फर्टाइल नहीं करोगे जब तक आपको सामान्य समझ नहीं होगी। जैसे अपनी सहेलियों के साथ चाय पीने कुछ दिनों